भारत और चीन के बीच लद्दाख में शुरू हुई जंग। शी जिनपिंग की राष्ट्रपति पद की चुनावी सभा में दिखाया गया गलवान क्लेश का वीडियो। एक वीडियो से सब कुछ हो गया फाइनल। चीन की इस हरकत से भारत को मिल गया संदेश। एलएसी सीमा पर फिर भारत और चीन आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में तनाव दूर करने के लिए शेष मुद्दों के समाधान के लिए वरिष्ठ कमांडरों की 70वें दौर की बैठक जल्दी से जल्दी आयोजित करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच परामर्श और समन्वय को लेकर बने समूह WMCC की शुक्रवार को बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि WMCC की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री विभाग के महानिदेशक ने चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर स्थिति की जांच की। दोस्तों, मई 2022 में परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की बैठक के बाद के घटनाक्रम को याद करते हुए गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों द्वारा चरणबद्ध तरीके से सेनाओं की वापसी का स्वागत किया गया। दोस्तों, बैठक में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाकी बचे मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान किए जाने पर जोर दिया गया ताकि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध सामान्य अवस्था में लौट सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर शल्पिक अम्बुले और चीनी पक्ष का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक होंग लियांग ने किया। दोस्तों, दोनों पक्षों ने एलएसी पर बाकी मुद्दों के शीघ्रातिशीघ्र समाधान के लिए कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई ताकि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाया जा सके। इसी संदर्भ में दोनों पक्षों ने सीनियर कमांडर स्तर की 17वीं बैठक को भी जल्दी से जल्दी बुलाने पर सहमति जताई। लेकिन दोस्तों, बेशक से चीन बैठक बुलाने के लिए कितनी भी जल्दबाजी करे, लेकिन हाल ही में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से संदेश मिला है, उसको देखकर मुझे लगता है कि भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, बल्कि चीन तो लद्दाख में मुद्दों को और बिगाड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों, आखिर चीन की चाल क्या है, इसका पता कैसे लगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई थी, जहां पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों ने एक बार फिर से जिनपिंग को ही अपना राष्ट्रपति चुना। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काम की तारीफ में वीडियो दिखाया जा रहा था, तो उस समय उस ऑडिटोरियम में एक वीडियो चल रही थी जहां पर भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो झड़पें हुई थी, उसको उस वीडियो में शी जिनपिंग के काम को एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में शी जिनपिंग ने भारत से टक्कर ली और भारत द्वारा किए जा रहे एलएसी सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोका। अब दोस्तों, यह वीडियो आने के बाद चीन की लद्दाख और एलएसी सीमा को लेकर भारत और चीन के संबंध कैसे रहेंगे, इसको लेकर भारत को एक आइडिया मिल गया। क्योंकि दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यह कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा का मुद्दा सुलझे। क्योंकि दोस्तों, शी जिनपिंग को अगर हमेशा के लिए चीन का राष्ट्रपति रहना है, तो उसको भारत के साथ हमेशा ऐसा दिखना होगा कि भारत से हम डरते नहीं। और अब दोस्तों, यही दिखता नजर भी आ रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर टकराव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। भारतीय सेना को कई मोर्चों पर सफलता मिली है, लेकिन डेप्सांग समेत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। भारत ने भी सीमा पर 350 आर्टिलरी सिस्टम और होवित्जर की तैनाती की, जिसके बाद अब खास प्लान बनाया है। दोस्तों, सेना ने चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए लंबी दूरी तक नजर रखने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रोन और निगरानी उपकरणों की खरीद शुरू कर दी है। 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS, 10 रनवे इंडिपेंडेंट RAPS 44 अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम और 106 इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम की स्वदेशी खरीद के लिए RFP अगले कुछ दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। अभी आर्मी के एविएशन विंग द्वारा बड़े अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे इजरायली हेरोन ड्रोन और सर्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नए छोटे RPAS की रेंज 15 से 20 किलोमीटर से लेकर 60 से 90 किलोमीटर तक हो सकती है। ऊंचे इलाकों में सर्विलांस के लिए यह अच्छी तरह प्लेटफॉर्म करते हैं। यह RPAS लूटेरिंग मुनिशन या कामिकेज ड्रोन से अलग है। इसके अलावा स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन सवार भी सेना की मजबूती के लिए खरीदे जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में कहा था कि पिछले 2 वर्षों में पूर्वी लद्दाख में चीन से निकटतम इलाकों में सीमा बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण स्तर पर विकसित की गई है। दोस्तों, लद्दाख गतिरोध के दौरान कई हथियारों की तैनाती की गई। इसमें 35,000 सैनिकों के आवास के साथ साथ 450 टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों के लिए गैरेज शामिल है। इसके अलावा 350 आर्टिलरी सिस्टम और होवित्जर भी है। लद्दाख में 2.5 महीने से चल रहे गतिरोध के चलते कई तरह के हथियारों की तैनाती की गई। इसमें 105 मिलीमीटर फील्ड गन, बोफोर्स होवित्जर, अफगन धनुष, सारंग तोपों से लेकर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन तक शामिल है। स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की भी तैनाती की गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आर्टिलरी गन की स्ट्राइक रेंज 30 से 40 किलोमीटर होती है। वह रॉकेट 90 किलोमीटर तक जा सकते हैं। दिन और रात की क्षमता वाले नए RPAS की फॉरवर्ड पोस्ट द्वारा जरूरत होगी। एक स्वदेशी लोरोस लंबी दूरी की टोही और ऑब्जर्वेशन सिस्टम की भी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। मौजूदा इजरायली लोरोस को 2 दशक पहले शामिल किया गया था। वहीं सेना ने बताया कि नए मैन पोर्टेबल मिनी RPAS, जिसका कुल वजन 15 किलोग्राम है, की मिशन रेंज 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है और लगातार 90 मिनट तक फायरिंग कर सकता है। भारत ने मंगाया सैनिकों की क्षमता बढ़ाने का इजरायली हथियार। जी हां दोस्तों, चीन के साथ अपने बिगड़ते संबंधों को देखते हुए भारत ने इजराइल से नई ऑप्टिकल प्रणाली मंगाई है, जिसे स्मास 2000L या स्मास 3000 कहा जाता है। यह एक इजरायली रक्षा कंपनी स्मार्ट शूटर द्वारा बनाई गई एसोल्ट राइफलों के लिए ऑटोनोमस फायर कंट्रोल सिस्टम की स्मास श्रृंखला का हिस्सा है, जो छवि का उपयोग करके लक्ष्यों का पीछा करके और लॉक इन करती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित है। कंपनी के दावों के अनुसार स्मास तकनीक युद्ध में सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाती है, जैसे कि शारीरिक परिश्रम, थकान, तनाव और मानसिक दबाव, सटीक निशाना लगाने और निशानेबाजी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाता है कि स्मास तकनीक दिन और रात दोनों समय के संचालन के दौरान जमीन, हवाई, स्थिर या पानी के नीचे लक्ष्यों की सटीक रूप से जोड़कर और नष्ट करके मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो यह एक ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक एडवांस ऑटोमेटिक राइफल सिस्टम है, जो कि प्रत्येक सैनिकों को दिया जाता है, जो सैनिकों की क्षमता को बढ़ा देता है। किसी भी तापमान में, किसी भी परिस्थिति में, पानी के नीचे या जमीन पर, पथरीली जगह हो या पहाड़ी पर, सैनिकों को भी कभी दुश्मन के टैंक, ड्रोन आदि को निशाना बनाने में दिक्कत आती है तो उसको यह तकनीक बिल्कुल आसान कर देती है। इसमें लगा सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित दूर स्थित दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज को पहचान कर लेता है और सैनिकों और उसकी राइफल को ऑटोमेटिक उससे लक्ष्य की ओर बिल्कुल सटीक निशाने की जगह संदेश देता है। दोस्तों, विशेष रूप से भारतीय नौसेना ने 2020 में स्मार्ट शूटर से अज्ञात संख्या में स्मास 2000 को खरीदा है, ताकि LAC और LOC सीमा पर चीन पाकिस्तान के ड्रोन विरोधी उद्देश्यों को नष्ट किया जा सके। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय सेना भी इजरायली स्मास 2000 प्लस सिस्टम की दक्षता का परीक्षण कर रही है और इसको और अधिक खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह है कि चीन, जिसने वर्तमान में भारत जैसे देश को अपना पक्का दुश्मन बना लिया है, जो कहीं ना कहीं चीन के लिए ही नुकसानदायक है, और यह बात खुद चीन के जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट कहते हैं। क्या वह चीन भारत के साथ अपने LAC सीमा पर संबंध सुधारेगा या नहीं, एक बार फिर अपने सैनिकों को भारत के सैनिकों के हाथों पिटवाएगा? ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।